हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एज मित्र रवि व्याकरण पर। तो भाई जो लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 1। उसमें हमने चार्ज पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो स्टडी की थी। आएगा जो लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज है उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके कितने मेथड होते हैं, तो जनरली इसके 3 मेथड होते हैं, यानी चार्ज को ट्रांसफर करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। इनको नंबर बाई नंबर पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्ज या वेज टू चार्जिंग। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और इसके हैं 3 मेथड। पहला है बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। दूसरा है इंडक्शन, इंडक्शन। और जो तीसरा मेथड है वो है कंडक्शन। ठीक है, तो जो पहला मेथड है फ्रिक्शन, उसे देखते हैं पहले क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है। यानी चार्ज को हम फ्रिक्शन के जरिए कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मेरे पास कोई दो बॉडी है, मेरे पास कोई दो बॉडी है, उनको आपस में रब करूं, उनको आपस में रगड़ूं, तो इनके जो कुछ फ्रिक्शन लगता है। तो इसके आउटमोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी एक बॉडी के जो लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस बॉडी से इस पे आए हैं, यानी तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉडी इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी जब किसी दो बॉडी को हम रब करते हैं तो उसके लूजली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी बॉडी के, वो दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। when we rubbed two bodies, then the loosely bounded electrons are transfer from one body to another body, from one body to another body। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एक एग्जाम्पल तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 7th क्लास में पढ़ते हैं। यानी जब हम कॉम्ब को हम अपने बालों से रब करें थोड़ी देर, तो उसके बाद जब उसके जो कागज होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों के पास लिखे हैं तो उसे अट्रैक्ट करता है। तो उस पर क्या कि उस पर एक चार्ज आ गया है जिसकी वजह से किसी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, एक एग्जाम्पल ये भी होता है जब ग्लास रॉड को रब करें, यानी रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ। यानी ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ग्लास रॉड होगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि जो सिल्क क्लॉथ है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के, नहीं, जो ग्लास रॉड है इससे इलेक्ट्रॉन निकल के, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलेंगे ग्लास रॉड से और कहाँ जाएंगे, सिल्क पे। मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन चले गए या नेगेटिव चार्ज चला गया तो कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। यानी इस ग्लास रॉड पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ग्लास रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। इसका एक और एग्जांपल पड़ा हुआ, जब इबोनाइट रॉड को हम वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो जो इबोनाइट रॉड है उसके पास कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वुलन क्लॉथ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के कहाँ जाएंगे, इबोनाइट रॉड पे, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, यानी इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मास एंड चार्ज, मतलब ये कि जब फ्रिक्शन के जरिए हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसमें से मास भी
एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, उसके साथ साथ जो चार्ज है वो भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन है, और यही एग्जांपल लेते हैं, ग्लास रोड, यहाँ पे ग्लास रोड है और ये है सिल्क रोड। अब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, यानी ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, और जो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास है, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो मास है वो भी तो ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मास एंड चार्ज टेकन प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। सेकंड पढ़ते हैं फिर इंडक्शन। हाँ तो भाई इतना नोट कर लिया, अब पढ़ते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड जो मेथड है वो है इंडक्शन। इंडक्शन के जरिए यानी चार्ज को इंड्यूस कराएंगे, इंडक्शन। और इंडक्शन में क्या हुआ, इंडक्शन में ये हुआ कि हम लेंगे दो बॉडी, एक लेंगे न्यूट्रल बॉडी और दूसरी लेंगे चार्ज बॉडी। और जैसे इस पे करके दिखाता हूँ, इसके दो मेथड, दो तरह से समझाते हैं वैसे से, कि ये हमारे पास, पहले लिख दूँ इसे या फिर समझा ही देता हूँ पहले। ये एक लेंगे चार्ज बॉडी, मान चलो ये ले ली मैंने चार्ज बॉडी, कैसी, पॉजिटिव चार्ज, और दो ले ली हमने न्यूट्रल बॉडी, दो कैसी बॉडी ली, न्यूट्रल बॉडी। तो इनके पास कैसा चार्ज होगा, न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही मैं इस बॉडी को इन दोनों बॉडी के पास लेके आऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट, यानी इस साइड में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे कर दो, यहाँ पे आ जाएंगे इधर इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज। अब इधर पॉजिटिव है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, खुद से दूर भगाएगा, यानी इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए, नेगेटिव चार्ज इधर आया, पॉजिटिव चार्ज उधर आया, उसी टाइम पे इन दोनों बॉडी को कर दो अलग। तो ये जो बॉडी है एक, इस पे क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरी बॉडी है उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना कर लो, नोट कर लो, हो गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यानी इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या कोई चार्ज था, नहीं था, यानी इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही तो हुआ है। चार्ज तो इसके पास पहले से ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का। कब हुआ ये, जब हम कोई चार्ज बॉडी लेकर आए उसके इन्फ्लुएंस में हुआ है। तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन of charges between two bodies, between two bodies under the influence of, under the influence of, under the influence of other charged body, other charged body या फील्ड। ठीक है, फील्ड बाद में पढ़ना है। इतना हुआ, नोट कर लो। इसका ऐसे दूसरी तरह से और कैसे समझाते हैं वो देख लेते हैं। अब मान के चलें मेरे पास है एक बॉडी, ठीक है, यहां पे मैं कोई चार्ज लेके आया, चार्ज बॉडी लेके आया दूसरी, और ये है पॉजिटिव चार्ज। कैसी चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉडी, सिंगल बॉडी जो है, इस पे क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव साइड है इस साइड कंसंट्रेट होगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। स्कूलों में भी तो यही होता है, जब कोई नई लड़की आती है तो क्या होता है, लड़के लोग एक साइड आ जाते हैं। तो सेम यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव बॉडी आई तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड आ जाएगी, उसी के साथ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो पॉजिटिव है वो सेम को तो क्या करेगा, रिपेल, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पहली स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है, कैसे सेम रखें, और ये है और यहां पे रखो, ऐसे बना लूं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पे ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर ले लो कहीं भी, तो इसकी करो अर्थिंग, इसमें क्या कर दो, अर्थिंग, इस पे कर दो अर्थिंग।
अब अर्थिंग क्या होती है क्या नहीं होती वो कंडक्टर्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और इसकी होगी अर्थिंग, तो इसकी जो बॉडी है इस पर क्या बचा बस नेगेटिव चार्ज, नहीं चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो नोट कर लो। अगला जो है वो पढ़ेंगे कंडक्शन अब। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें चार्ज का एक्चुअल ट्रांसफर हुआ है क्या, इसमें ये देखो इन दोनों को मैंने आपस में टच किया नहीं किया, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी पे कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ, यानी नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज एंड मास बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है भाई। नोट कर लो, कंडक्शन पढ़ेंगे। हाँ तो नोट हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, वही तीसरा मेथड है ट्रांसफर ऑफ चार्ज कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में लेते हैं दो चार्ज बॉडी, क्या लेंगे दो चार्ज बॉडी जिनका पोटेंशियल होगा अलग अलग, एक ये चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, एक ये दूसरी चार्ज बॉडी है। इसका रेडियस मान लेते हैं R1 और इसका रेडियस है R2। जो प्रोसेस कंडक्शन, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में होता है कि जो चार्ज है जिस बॉडी के पास हाई पोटेंशियल होगा और जिस बॉडी के पास लो पोटेंशियल होगा, यानी जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में ट्रांसफर होता है, यानी कंडक्ट होगा। कंडक्शन से समझ में आ रहा है, चार्ज कंडक्ट होगा इसमें। अब ये R1 है, ये R2, ये इसका जो चार्ज है वो मान लेते हैं Q1, और इसके पास जो चार्ज है वो है Q2, ठीक है। अभी इन दोनों को हमने कनेक्ट नहीं किया है, इन दोनों को क्या किया, अभी कनेक्ट नहीं किया, मतलब इनका कोई कांटेक्ट में नहीं है ये दोनों जो है। अब दोनों बॉडी को मैं कांटेक्ट में लेके आऊँ, ये जो बॉडी है दोनों इन्हें ले आऊँ मैं कांटेक्ट में, ठीक है। इसका रेडियस कितनी है R1, इसका कितना है R2, तो दोनों को जो कनेक्ट करेंगे तो इसके पास कुछ चार्ज आया होगा। जैसे ही मैंने इन दोनों को कनेक्ट किया तो इनके पास चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, कुछ लेन देन हुआ होगा चार्ज में, कैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में आया होगा। तो इसके पास जो चार्ज है वो कितना आया होगा, मान के चलते इसके पास आया हुआ Q1 डैश, इसके पास कितना हुआ, इसके पास हुआ Q2 डैश। अब बात आती है कि जो Q1 डैश है वो कितना है और जो Q2 डैश है वो कितना है, तो डेरिवेशन देख लें इसकी। इसके पास कितना चार्ज है Q1, यानी इन दोनों का चार्ज पहले जितना था बाद में इतना आएगा, यानी जो Q1 प्लस Q2 है वो किसके इक्वल होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है KQ/R, KQ/R, ये पढ़ेंगे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब पढ़ेंगे वहां समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है KQ/R। अच्छा इसका पोटेंशियल कितना होगा, मतलब एक टाइम के बाद जब दोनों को कनेक्ट होने का तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा तो इन दोनों के पास चार्ज आया होगा कुछ, चार्ज कितना होगा, मतलब चार्ज का जो ट्रांसफर है वो बंद कब होगा, जब इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा सेम, यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा, इसका ले लेते हैं A या 1, KQ1/R1, KQ1/R1, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा KQ2/R2, हुआ नहीं हुआ, बन के जाए ले लें C, कुछ भी ले सकते हैं। अब K से K कैंसिल, क्या आया Q1/Q2 इक्वल्स टू R1/R2, Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2। Q1 चार्ज दे दिया, Q2 दे दिया, R1 नहीं दिया, R2 दे दिया, R1 निकाल सकते हो उससे। अब बात आती है जो Q1 है इसके पास कितना चार्ज आया, जो Q2 है उसके पास कितना चार्ज आया, तो इसमें लिख सकते हैं कि जो Q1 होगा Q1 डैश, इसके पास चार्ज कितना है, इसके पास चार्ज आता है R1, याद रख लेना ये R1/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, यानी रेडियस ऑफ जिसका हमें निकालना है चार्ज का उसकी रेडियस अपॉन दोनों की रेडियस का सम इनटू टोटल चार्ज। अब ऐसे में पूछोगे Q2 है, Q2 डैश जो है उसका चार्ज कितना आएगा, Q2 डैश कितना होगा, तो Q2 डैश होगा R2/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस
Q2। एक मिनट में देख लीजिए दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यानी ये जो फॉर्मूले हैं और ये भी याद रख लेना, ये Q1 डैश कितना आया, Q2 डैश कितना आया, पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन में। और कंडक्शन की लिखें क्या डेफिनेशन है इसकी, इनमें क्या है, यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। यानी इसमें चार्ज का ट्रांसफर हुआ कहाँ से कहाँ पे होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। अब इसमें एक चीज देखो कि इसमें जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर रियल में ट्रांसफर हो रहा है ना, तो यानी इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज एंड मास। ठीक है भाई, इतना हो गया। एक एग्जांपल कराऊं इसके ऊपर, एग्जांपल क्या है इसमें, मतलब दो बॉडी दे देंगे, इसमें जो Q1 चार्ज है वो दे देंगे, Q2 चार्ज दे देंगे, R1 दे देंगे, R2 दे देंगे। इनका जो उसके बाद पूछ लेंगे कि उनको जब दोनों को कनेक्ट किया तो जो Q1 डैश है यानी जो पहली बॉडी है उसके पास कितना चार्ज आया, तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, R1 R2 ये वैल्यू दे रखी होंगी, Q1 Q2 ये वैल्यू दे रखी होंगी, तो Q1 डैश निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं R1 पूछ लूँ, R1 पूछ लूँ कि R1 रेडियस वो कितनी होगी, बाकी सब वैल्यू पुट दे दूं मैं, R1 पूछ ले, R2 दे दे, Q1 दे दे, Q2 दे दे, ये फॉर्मूला लगा दो। तो इनमें से एक वैल्यू मिसिंग होगी, बाकी की वैल्यू एक वैल्यू मिसिंग होगी, बाकी वैल्यू गिवन होंगी, और सब जो भी है तो उन वैल्यू को रखो, जो गिवन वैल्यू है उन वैल्यू को पुट करो, तो जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, आसान है, कर लो नोट। हो गया नोट। अब भैया नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। इसमें जो दिक्कत होती है वो होती है कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बेसिक देख लेते हैं बस आज, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा कूलाम्स लॉ क्या है पहले ये देख लें, यानी मेरे पास कोई दो चार्ज हैं, मेरे पास कोई दो चार्ज हैं, तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं, वो जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात आती है कि जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। भाई ये कोई इन दोनों के, ये दो चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब कितना चार्ज लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज के बीच में। दूसरी चीज किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ देखते हैं। कूलम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, स्टेटमेंट लिख लो बोर्ड वाले हो। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, नोट करते आना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मल्टीपल ऑफ चार्जेस। और उससे पहले लिख लेना एक स्टेटमेंट जो लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, लिख लेना। ठीक है, उसके बाद लिख लेना फिर जो उन दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा वो Q1 Q2 के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीपल ऑफ चार्जेस। दूसरी स्टेटमेंट लिखो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, पहली स्टेटमेंट के बाद ये लिखना, जो सेकंड स्टेटमेंट बोली अभी उसके बाद ये नोट कर, हो गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मैं वो करूं, कंबाइन करूं, तो क्या ये एक थर्ड इक्वेशन आएगी, एक वो क्या आएगी
एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा यार ये समझो पहले, मतलब मेरे पास एक ये चार्ज है, इस चार्ज का नाम है Q1, और ये जो चार्ज है ये है Q2, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये जो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो है R। अब इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, यानी जो Q1 चार्ज है वो Q2 पे कुछ फोर्स लगाएगा, हो सकता है अपनी तरफ लगाए या खुद से दूर लगाए। सेम जो Q2 चार्ज होगा वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ लगाए या दूसरी तरफ लगाए, ठीक है। तो क्या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी एफ इक्वल टू कांस्टेंट आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बात आती है कांस्टेंट के की वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ यूनिट हो गई न्यूटन कूलाम स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है के की। अब के को और क्या बोलते हैं, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है कंबाइन करके पूरी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब बात आती है 4 की वैल्यू 4 है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, जिसकी वजह से इनका कॉम्बिनेशन करें या कैलकुलेशन करें तो 9 इंटू 10⁹ आई। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, तो भैया इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतना समझ में आया तो कर लो नोट, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो कूलाम लॉ है ये कहाँ कहाँ लगेगा, जो कूलाम लॉ है वो कहाँ कहाँ लगेगा, तो कर लो नोट, हो गया। कूलाम लॉ के बारे में जानते हैं। जो कूलाम लॉ है, सबसे पहले ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 Q2 के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा भैया, जिस डायरेक्शन में इनका जो सेपरेशन है, जो लाइन इसे ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी इट एक्ट्स, यानी जो कूलाम लॉ है इट एक्ट्स along the, it acts along the line, it acts along the line joining, it acts along the line joining the two charges। और सेकंड पॉइंट, ये कैसा फोर्स है, ये होता है एक सेंट्रल फोर्स, यानी इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। दूसरी चीज, तीसरी, कि ये होता है कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छा कंजर्वेटिव का मतलब क्या है भैया, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों का सेपरेशन है R, तो ऐसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज ऐसे है या कैसे है, इसका मतलब है कि जो चार्ज है उससे फर्क पड़ेगा उसकी इनिशियल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। चौथी चीज, Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा या तो अपनी तरफ या खुद से दूर। Q2 क्या करेगा, Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, हो सकता है अपनी तरफ खींचे उसे या खुद से दूर ढकेले, यानी ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा, दूसरा पहले पे फोर्स लगा रहा, मतलब ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो कर रहे हैं, यानी इट फॉलोज, इट फॉलोज, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब कूलाम लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, तो कूलाम लॉ होता है पॉइंट चार्जेस के लिए,
अच्छा अभी इसे नोट करो, इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे अभी, नोट करो इसे। हो गया नोट? भैया नेक्स्ट देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी कूलम लॉ की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली चीज, अच्छा हेडिंग डाल देते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ की लिमिटेशन क्या है? सबसे पहली चीज तो ये जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज, यानी चार्ज मस्ट बी पॉइंट, चार्ज मस्ट बी पॉइंट टाइप्स, या पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, यानी पॉइंट चार्ज होनी चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज कि जो चार्ज हैं उनका मोशन नहीं होना चाहिए, यानी जो चार्ज हैं वो रेस्ट में होने चाहिए। चार्ज शुड बी एट रेस्ट, चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। भाई क्यों रेस्ट में क्यों होनी चाहिए? और रेस्ट में नहीं होगा तो क्या वहां पे कूलम्स लॉ नहीं लगेगा? कूलम्स लॉ तो लगेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा एक फोर्स और आ जाएगा जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स, और इन दोनों का नेट फोर्स जब निकाल लेंगे तो भाई उसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। समझो। अच्छा ये एक चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज है, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ठीक है। अब एक चार्ज को मैं रेस्ट पे रखूं, दूसरे चार्ज को ले आऊं मैं मोशन में, एक चार्ज को रेस्ट पे रखूं, दूसरे चार्ज को ले आऊं मैं मोशन में। अगर चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज मोशन में आएगा तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड निकलती है चार्ज मोशन में हो तो। अब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो उसमें कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी लगा होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, तो जो एफ नेट है वो कुछ अलग आएगा। बंद कर। और जो एफ नेट है वो कुछ अलग आएगा, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स दो कारण से लग रहा होगा। पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी इन दोनों का जो एफ नेट होगा, इन दोनों की जो एफ नेट होगा वो किस कारण होगा? एक तो होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? एक तो है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा फोर्स कौन सा है? दूसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है? तो हाँ भाई, अगर चार्ज मोशन में हो तो उसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे? एक लगेगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। अब इसी को जो एफ नेट आएगा इसी को हम बोलते हैं क्या? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया? और कोई लिमिटेशन है नहीं इसकी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर वो उतना ही रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा करीबन करीबन कल 2 बजे आएगा, उसमें क्या कहेगा? सबसे पहले तो जो कूलम्स लॉ है उसके ऊपर दोबारा से बताएंगे कूलम लॉ क्या है, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। उन्हें कराने के बाद इसका जो मीडियम है, यानी अभी तो मैंने ये एयर में रखा था तो फोर्स अलग है, अगर इनको मैं किसी मीडियम में ले जाऊं यानी पानी के अंदर रखूं दो चार्ज को तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तेल के अंदर रखूं मैं दो चार्ज को तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, वो देखेंगे, यानी इफेक्ट ऑफ मीडियम देखेंगे। उसके बाद एक ये भी देखना कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वो देखेंगे बेहतरीन तरीके से देखेंगे, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, तो आगे के लिए इतना ही रखते हैं।